ठीक है। अब ये कैसे प्रमाणित करें कि वो ब्राह्मण था? तो चलिए बात करते हैं। हरिवंश पुराण में एक ब्राह्मण सेनापति का उल्लेख मिलता है जिसने कलयुग में अश्वमेध यज्ञ किया था। अब भाई अश्वमेध यज्ञ किया प्लस में ब्राह्मण सेनापति की बात हो रही है, तो भाई जरूर इसी के लिए, इसलिए डॉक्टर के पी जायसवाल ने स्वयं ये कहा कि भाई सेनापति की बात हो रही है तो ये पुष्यमित्र शुंग ही होगा। दूसरी, अब इसका दूसरा क्या था, मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि क्या क्या कारण है कि वो ब्राह्मण था। उसमें दूसरा पॉइंट है, कालिदास ने लिखा था मालविका अग्निमित्र। ठीक है, उसमें तो मित्र लास्ट। मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल का बताया गया, और ये होते थे भैया कश्यप गोत्र के ब्राह्मण होते थे बैम्बिक। तो भाई एक ये भी मिलता है प्रमाण कि वो ब्राह्मण थे। तीसरा प्रमाण क्या है? तीसरा प्रमाण है पाणिनि। पाणिनि की बात करें, पाणिनि ने अपने एक बुक में लिखा था कि शुंग भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण। विमल चंद्र पांडे जी, डॉक्टर विमल चंद्र पांडे जी कहते हैं ये सबसे प्रबल और सबल प्रतीत होता है कि वो ब्राह्मण ही थे। चौथा प्रमाण, चौथा प्रमाण है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जी ने पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण बताया है। ठीक है। अब तारानाथ जी आपको पता ही है, अपन पढ़ के हैं, ये बहुत ग्रंथ के थे। तंगयूर तंगयूर नाम के इन्होंने ग्रंथ लिखे थे जो तिब्बती इतिहासकार थे। अब ये उन्होंने भी इसको ब्राह्मण बताया है, तो लगभग सभी मत जो हैं इनके ब्राह्मण होने पर सबसे ज्यादा देते हैं, प्रतीत होते हैं, बिल्कुल न्याय संगत प्रतीत होते हैं। तो भाई हमने ये प्रमाण कर लिया कि शुंग जो थे वो ब्राह्मण वंशीय थे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो कैसा राजा था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की कुछ उपलब्धियों की बात करें हम, तो मगध साम्राज्य का उसने पुनः गठन किया। अब ये गठन कैसे किया? देखिए, अशोक तक तो राज्य एक था, लेकिन अशोक के जो उत्तराधिकारी थे बृहद्रथ तक आते आते वो सारे ही ऐसे नहीं थे जो अशोक या चंद्रगुप्त की तरह बहुत प्रबल शक्तिशाली राजा थे। वो लोग अयोग्य राजा थे, उन्होंने इस संगठन को एक तरह से विघटित कर दिया, असंगठित कर दिया। अब इसने क्या किया, इस पूरे राज्य को फिर से एक करने का प्रारंभ किया। तो भैया मगध साम्राज्य का संगठन इसने किया था। अंतिम मौर्य सम्राट वैद्यरथ की हत्या करने के बाद मगध के सिंहासन पर जब वो बैठ गया तो मगध की स्थिति बहुत ही विचारणीय होती थी। कलिंग, महाराष्ट्र, आंध्र, सब ये जो राज्य थे बड़े बड़े, वो सारे के सारे एक तरह से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था उन राज्यों। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि मगध साम्राज्य का जो जितना भी बचा खुचा भाग था उसको संभालना यदि संभव हो पाया और उसका विस्तार करना संभव हुआ है तो इसका एक ही मात्र श्रेय जाता है, वो है पुष्यमित्र शुंग को। तो भाई इसका मतलब ये था कि वो बहुत प्रतापी, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा, शक्तिशाली और बहुत अच्छा राजा था। चलिए इसका दूसरा पॉइंट, पुष्य, आप लोग इसको पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां लिखो, हेडलाइन। उसमें पहला पॉइंट ये लिखो कि मगध साम्राज्य का संगठन। ठीक है। फिर दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, विदर्भ से युद्ध। विदर्भ अपने आप में बहुत बड़ा राज्य था उस जमाने की बात करें तो। अब इसका पता कहाँ लगा कि विदर्भ से युद्ध किया था? तो वो युद्ध करने का जो प्रमाण है वो मिलता है कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र में। मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए कुछ चैट में लिखता करो कुछ, या फिर वैसे बोल के बता दा करो यदि कुछ पूछना चाहिए तो आप। अच्छा, एक 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 चैट में आया है कि सर बृहद्रथ की हत्या क्यों की गई? बृहद्रथ एक अयोग्य शासक था, जनता के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था,
जनता उससे दुखी थी, हर प्रकार से वो एक अयोग्य और विलासी राजा था। ऐसे राजा से पीछा छुड़ाने के लिए सभी तत्पर थे, इसीलिए उसका ज्यादा विरोध नहीं हुआ जब उसकी हत्या होती। ठीक है, तो भाई अब उस राजा से किसी प्रकार से उन्होंने अपना एक तरह से ऐसे राजा से जो कि पूरी तरह योग्य है, विलासी है, अच्छा चारित्रिक रूप से अच्छा नहीं है, तो ऐसे राजा से यदि उसकी हत्या हो भी गई, मान लो किसी राजा की हत्या हो जाती है यार और उसके बाकी वाले कोई साथ वाले बोलते नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब उसकी हत्या हुई तो किसी और ने इसका विरोध भी इतना नहीं किया, और इस राजा से एक तरह से ये था भी चलो इससे कोई बेटर ही आएगा अगर आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, यदि और किसी ने भी कुछ पूछना हो तुरंत आप बताइए, पूछिए, चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो भाई आप लोग चैट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट था विदर्भ। विदर्भ का मैंने बताया ना, विदर्भ एक बहुत बड़ा राज्य था, और विदर्भ के इस युद्ध से जो कहाँ से पता लगता है हमें विदर्भ के युद्ध के बारे में, विदर्भ के युद्ध के बारे में हमें पता लगता है उसके मालविका अग्निमित्र से। मालविका अग्निमित्र यानी तुलसीदास के द्वारा लिखी बुक थी, उससे पता लगता है कि जिसका राजा था यज्ञसेन, वह मौर्य सम्राट वज्रथ के मंत्री का निकट संबंधी बन गया था, शुंगों का स्वाभाविक शत्रु था। वज्रथ के समय में दरबार में दो गुट बन गए थे, एक गुट का सेनापति था और दूसरे गुट का एक मंत्री होता था। ठीक है, तो वो जो मंत्री होता था अरे क्या हो गया नेट, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अब दो, एक राज्य है जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है, अब उसके लिए अब वो जो नया राजा बना है वो उसके लिए युद्ध तो करेगा भाई, आपने ऐसे कैसे कर लिया, मैं आप मेरे अंडर रह करके अपना राज्य चलाइए। तो इसलिए उस उनके मध्य युद्ध होता है और उसको वो विजय होकर के, पुष्यमित्र सिंह उसे विजय होकर के उसको अपने राज्य में मिला लेते। नेक्स्ट बात करें पॉइंट की, तो है पुष्यमित्र शुंग का राज्य विस्तार कैसा रहा। मालविका अग्निमित्र, तारानाथ द्वारा लिखे गए ग्रंथ आदि के विवरणों से यह ज्ञात हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का राज्य पंजाब की सिंधु घाटी, सिंधु घाटी है पंजाब की, वहां से लेकर के और सिंधु नदी से लेकर के यवनों के आक्रमण के समय मथुरा से आगे पश्चिमी क्षेत्र यानी यूनानियों के अधिकार में भी आगे तक चला गया था, यानी ये तो बहुत बड़ा विस्तारित राज्य हो गया था। ठीक है, मेरुतुंग, मेरुतुंग जो थे उन्होंने लिखा था कि दक्षिण पश्चिमी अवंती पर पुष्यमित्र शुंग का अधिकार था, दक्षिण सीमा पर विदिशा में पुष्यमित्र के साम्राज्य को सम्मिलित कर लिया गया था। यानी कई ऐसे राज्य थे जिनको अब इसने पुनः अपने राज्य में मगध में मिला लिया था। ठीक है, अब शुंग वंश है ये, तो जो जिन्होंने अपने अपने आप को आजाद कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया था, उनको अब इसने अपने अंदर मिलाना प्रारंभ कर दिया। एक अयोध्या का एक अभिलेख मिलता है, उससे ये प्रतीत होता है, ज्ञात होता है कि कौशल भी पुष्यमित्र के साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि अब इसका जो साम्राज्य है वो बहुत ही विस्तृत रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसकी उपलब्धि की, तो जो शुंग था पुष्यमित्र शुंग, उसकी उपलब्धि में नेक्स्ट पॉइंट है अश्वमेघ यज्ञ। देखिए ब्राह्मण है तो इसने यज्ञ तो किया होगा, क्योंकि उस समय तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग यज्ञ वगैरह ही किया करते थे। तो अश्वमेघ यज्ञ, अब इस यज्ञ के बारे में बताएं तो पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविका अग्निमित्र से ये प्राप्त ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। महाभाष्य
पता है ना, पतंजलि वाला जो योग वाले थे, पतंजलि, उनका महाभाष्य लिखा हुआ था। पतंजलि इस यज्ञ में कहते हैं कि मैं खुद इस यज्ञ में ऋत्विक का कार्य किया था मैंने, यानी कि पतंजलि ने इस यज्ञ में भाग लिया था। महाभाष्य में लिखा है कि यहाँ हम पुष्यमित्र का यज्ञ करा रहे हैं। ठीक है, तो भाई इससे बड़ा प्रमाण तो वो और क्या दे सकता था, खुद ने लिखा है और खुद ने बताया है, तो अश्वमेध यज्ञ वाला तो सही पड़ता है बात। और बात करें अयोध्या अभिलेख की, तो उसमें ये बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 2 अश्वमेध। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि एक यज्ञ किया जाता है, उसमें एक घोड़ा अश्व छोड़ा जाता है उस यज्ञ के स्थल से, और जहां तक वो दौड़कर घोड़ा चला जाता है, जितनी दूरी तक, यदि किसी और राज्य में वो प्रवेश करता है, तो उसके गले में एक तख्ती टंगी होती है जिसमें लिखा होता है कि यह महाराज जो भी यज्ञ करवा रहे हैं उनका नाम लिखा होता है, कि जैसे पुष्यमित्र शुंग जी ने अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है, अगर ये आपके राज्य में आ गया है तो आप महाराज की या तो अधीनता स्वीकार कीजिए, नहीं तो फिर महाराज आपके साथ आकर के युद्ध करेंगे। ठीक है, तो वो घोड़ा जहां तक चला जाता था वहां तक वो राज्य फिर उसका हो जाता था। तो भाई वैसा ही कुछ इसमें भी था। कुछ विद्वानों की बात करें तो पुष्यमित्र ने अश्वमेध के 2 यज्ञ किए थे। पहला यज्ञ राज्याभिषेक के समय और दूसरा यवनों को पराजित करने के बाद। सबसे बड़ी अब उपलब्धि थी इसकी। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ वाली। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार। अब भाई इसने ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया था, एक तरह से फिर से ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों और ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में प्रभुता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुआ, उसके लिए ब्राह्मणों की जो विजय हुई इसमें, तो इससे पुनः भारत में ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था फिर से एक तरह से पटरी पर आ गई, और फिर से वो व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो ऐसा जो हो गया था अशोक के समय, वैसा अब नहीं रहा था। अब इसने अपना ये हिंदू धर्म, जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना कर दी। तो इसने बौद्ध धर्म के लोगों के साथ क्या किया? ठीक है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि पुष्यमित्र ने और बौद्ध धर्म के बीच में कैसा रहा। तो इसमें लिखा है दिव्यावदान। दिव्यावदान जो है वो का बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें ये लिखा है कि दिव्यावदान में ये बताया गया कि वो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बौद्ध धर्म का शत्रु थे। पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध धर्म का शत्रु है। उसने बौद्ध धर्म बौद्धों पर बहुत से अत्याचार किए। दिव्यविदान इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग घोर बौद्ध धर्मियों का विरोधी बताया गया है। ठीक है, तो भाई इसने अपने हिंदू धर्म की तो स्थापना कर दी, पर उस हिंदू धर्म की स्थापना के साथ जो बाकी जो बौद्ध धर्मी थे उस समय, उस जमाने में, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, यानी कि ये पूरी तरह से बौद्धों का विरोधी हो। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार हमारे तारानाथ जी, उनके ग्रंथ के अनुसार बात करें तो मध्य देश से जालंधर तक के प्रदेश में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का वध किया गया, उनके स्तूपों और विहारों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। आर्य मंजुश्री मूल कल्प नामक कौन आ गया, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्य मंजुश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में कहा गया है कि गौमी मुख्य राजा बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा है, बड़ी संख्या में स्तूपों और विहारों को नष्ट करने वाला है। अब गौमुखीय का अर्थ हो गया सेनापति।
कौमी मुखिया, मुखिया मतलब सेना का मुखिया, ऐसा व्यक्ति जो बौद्धों का बहुत ज्यादा संघारक। तो भैया इसने बौद्धों को नष्ट किया और अपने हिंदू धर्म की स्थापना कर दी। बहुत बाद में कई लिखे गए थे, उनमें भी यही बताया गया है कि ये बौद्ध धर्म के लोगों का बहुत बड़ा शत्रु था। पुष्यमित्र शुंग की धर्म सहिष्णुता, वो बौद्ध धर्म। सर स्तूप क्या होता है? अच्छा, स्तूप होता है, देखो बौद्ध धर्म में क्या है कि जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध थे जो तथागत थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उनका जब संस्कार किया गया, उसमें जो जो अवशेष बच गए, उन अवशेषों को अलग अलग स्थान पर, ठीक है, उनका उनके जैसे कईयों के दांत, उनके दांत या उनकी हड्डी या मतलब ऐसा कुछ अवशेष जो उन्होंने किसी कलश में डाला और फिर उसको जमीन में गाड़ने के बाद उस पर एक स्तूप बनाया गोलाकार, ठीक है, गोलाकार होता था, और उसके चारों तरफ एक वेदी बनाई जाती थी जिससे वो उसकी वो परिक्रमा करते थे बौद्ध जो भिक्षु होते थे। तो उन महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं उन्हीं पर वो बनाए जाते थे, तो सबसे पवित्र माने जाते थे ना वो। इसी तरह सारनाथ जैसे जो स्तूप वगैरह बने हुए हैं उनमें क्या है, उसमें महात्मा बुद्ध हैं जो उनका दांत रखा हुआ है। तो ऐसे स्तूपों को, ऐसे विहारों को, विहार ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये रहते थे, हमारे बौद्ध भिक्षु जो हैं वो रहते थे, वो विहार होते हैं, मठ होते हैं, मठों के अंदर ये लोग अपनी साधनाएं करते हैं। मठ, बौद्ध विहार, ठीक है, चैत्य जो है, चैत्य मंदिर होते हैं। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। स्तूप ये होते हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी अवशेष के ऊपर बनाया गया, जिसकी परिक्रमा करके साधना की जाती है। ओके, चलिए अपन इसको कर रहे थे कि पुष्यमित्र शुंग क्या धर्म सहिष्णु था? देखो भाई, कह नहीं सकते कि वो कैसा था, लेकिन फिर भी ये उसमें कई अलग अलग मत दिए गए हैं। उन मतों की बात करें तो बौद्ध स्तूपों को नया रूप प्रदान करने के लिए इसने बाद में कुछ कार्य जरूर किए थे, तो इसलिए इसको धर्म सहिष्णु कह सकते हैं कि इसने बाद में उन चीजों को फिर से किया भी, चलो अब बहुत हो गया, संहार करना बहुत हो गया, चलो अब कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे थोड़ा लोगों के प्रति मेरी जो छवि है वो अच्छी हो जाए। बौद्ध मंत्रियों की नियुक्ति भी की। दिव्यवदान में ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कुछ बौद्ध मंत्रियों को नियुक्त किया, ठीक है, तो हो सकता है कि उसने शायद इस चीज को भांप लिया हो कि किसी प्रकार से जो उसकी जो धर्म के प्रति जो नीति थी वो सही नहीं थी, इसलिए उसने खुद की छवि को सुधारने के लिए ऐसे कार्य किए। राज्यसभा में बौद्ध महिलाओं को भी स्थान दिया, तो देखिए महिलाओं के प्रति भी इसका मतलब वो सम्मान की दृष्टि देख रहा है। मालविकाग्निमित्र एक ऐसा ग्रंथ जिससे प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है कि उसके राज्यसभा में भगवती कौशिकी नामक एक स्त्री थी जो बौद्ध धर्मावलंबी थी। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल कितना था? ठीक है, इस पर बात करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बनता है, और पुराणों के अनुसार मौर्य सम्राटों ने तकरीबन 137 वर्ष तक शासन किया था। इस प्रकार मौर्य वंश का अंत 185 के ईसा पूर्व के करीब हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो वो तकरीबन 185 ईसा पूर्व में ही सिंहासन पर बैठा हो। तो पुराणों के अनुसार देखा जाए तो शुंग ने कुल 36 ईयर तक, 36 सालों तक उसने राज्य किया था। तो भाई अब 185 86 से 84 से लगाया जाए तो फिर माइनस ही होगा, माइनस किया। अच्छा, पता है ना वो माइनस क्यों हो रहा है? प्लस नहीं हो रहा है, वो माइनस हो रहा है, ठीक है, ईसा पूर्व है इसलिए माइनस हो रहा है। 36 उसमें से माइनस किया तो तकरीबन 148 एक बचता है 185 में से। तो इस तरह से माना जा सकता है कि उसका 148 ईसा पूर्व तक का समय रहा होगा, ठीक है। तो ये उसका
कुछ जीवन वृत्त था, उसने कैसे उसकी हत्या की, कैसे उसने राज्य स्थापित किया, संगठित किया, किस प्रकार का उसका धर्म था, धर्मों के प्रति कैसा था, और आखिर में उसका शासनकाल कैसा था। अब बात करते हैं कि ये खुद कैसा, इसके खुद की मूल्यांकन करते हैं। पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट ये बनता है, वीर योद्धा था। युद्ध कर कर पहली बात सेना को अपने पक्ष में किया और राजा की हत्या की, तो वीर तो था। फिर मौर्य साम्राज्य को संगठित किया, यानी कि अलग अलग जिन्होंने स्वतंत्रता घोषित की थी उनको अपने में मिलाया, यानी योद्धा था, अच्छा युद्ध करता था। और वैसे ही अगर बात की जाए तो सेनापति, कुशल सेनापति भी था। सेनापति तो था ही वो, तभी कुशल था, क्योंकि किसी सेना ने उसका उनका विरोध ही नहीं किया, किसी भी प्रकार से उसका विरोध नहीं किया। अब शासक कैसा रहा, तो कुशल शासक था, बहुत ही कुशल शासक था, तभी वो इतने सालों तक, तकरीबन 36 सालों तक अपना राज्य चला पाया। कुशल नहीं होता तो भैया इतने बड़े राज्य को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। अशोक के बाद के सारे अधिकारी वैसे ही निर्बल निकले, वो कुशल नहीं थे, ये कुशल थे। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक है, ब्राह्मण धर्म को दोबारा से स्थापित करने का श्रेय इसे ही जाता है। चतुर कूटनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ तो है ही ना, क्योंकि उसने विदर्भ जैसे राज्य को भी अपने में मिला लिया था, यज्ञ सेन, माधव सेन जो दो जने थे उनसे युद्ध करके, और भी कई लोगों से इसने युद्ध किया, और जो स्वतंत्र घोषित कर लिया था खुद को, उन राज्यों को फिर से अपने अंदर मिला लिया। और उसके उत्तराधिकारी की बात करें, पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन कौन आए, तो भैया उसके बाद उसका पुत्र आया था अग्निमित्र। ठीक है, उसने 8 साल तक शासन किया था। उसका अग्निमित्र का पुत्र आया था वसुज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ था उसका नाम, वसुज्येष्ठ 7 साल तक उसने किया। फिर वसुमित्र, फिर आंध्रक, पुलतक, घोष, वज्रमित्र, अलग अलग आते रहे, भागभद्र। और उसके बाद अंतिम जो शासक थे वो थे देवभूति। देवभूमि उसका नाम कई जगह प्राप्त होता है, लेकिन उसका देवभूति ही नाम था। अरे क्या हो गया तेरे भाई, नेटवर्क की कुछ समस्या रहेगी घर से तो ऐसा ही होता है। चलिए देवभूमि की बात करें। देवभूमि शुंग वंश का अंतिम राजा था। वह बहुत ही विलासी और निर्बल, असक्षम, अयोग्य राजा था। 72 ईसा पूर्व में देवभूमि के एक अमात्य वसुदेव कण्व ने उसकी हत्या कर दी। देखो ये ऐसा ही चलता है, ये जो इतिहास है वो ऐसा ही है, किसी राजा की कोई हत्या कर देता है, किसी राजा की कोई हत्या कर देता है, सबको अपना राज्य चाहिए होता है। तो बस इसी तरह से ये एक सीक्वेंस, आप लोग जैसा ये अपन क्लासेस में कर रहे हैं, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को समझ लीजिए तो भारत की हिस्ट्री समझ आती है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। तो कण्व ने उसकी हत्या कर दी, कण्व ने उसकी हत्या कर दी, तो अब भैया कौन सा हमारा जो शुंग वंश है वो तो खत्म, अब नया वंश चल जाएगा, उसका नाम कण्व वंश हो जाएगा। बस ऐसा ही चलता रहेगा, इतिहास का यही काम। अब भाई देवभूमि की मृत्यु के साथ शुंग वंश राजवंश का अंत हो गया, और उसके स्थान पर अब कण्व राजवंश की स्थापना हो जाती है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है, पुष्यमित्र शुंग जो थे एक ब्राह्मण थे, जो के इसके सेनापति थे, और इन्होंने किस प्रकार से हत्या कर दी थी और किस प्रकार से राज्य पर अधिकार किया। 36 सालों तक इसने खूब राज किया। उसके बाद उसके पुत्र आ गए थे अग्निमित्र, और उसके बाद आगे 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 चलता रहा, और अंतिम देवभूमि नाम के राजा थे, और उस राजा की हत्या उसी के एक मंत्री ने कर दी। ठीक है, तो वेरी गुड, आज काफी कक्षा में उपस्थित हैं सभी। चलिए आज की क्लास इतनी काफी है, और कल हम टॉपिक को फिर से शुरू करेंगे आगे। और उसके बाद अभी आपकी क्लास हिंदी की होगी, तो बने रहें जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं।
और भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं, उनको बोलिए।